हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पेड़ा खाओगे? पेड़ा पेड़ा लीजिए भाई, मथुरा के पेड़े। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नींद खुल गई क्या? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और बताओ, कभी मन में ऐसा सोचो कि सिलेक्ट होके आओ और फिर पेड़ा खाओ? कभी लगता नहीं है तुम्हें कि जीवन में कुछ करना चाहिए, हमें कुछ पढ़ना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए, विजय दिवस में आना चाहिए और वहां बैठ के पेड़ा खाना चाहिए हमारे साथ? नहीं लगता तुम्हें कभी ऐसा? गुड मॉर्निंग। और रख गई चल रही तैयारी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भारी मात्रा में लोग जुड़े आज भाई साहब। 28.5 करोड़ लोग दिख रहे हैं मुझे। श्रेया, निकिता, राज, तमन्ना, आदर्श, फैजान, दीपक, आर्यन, नंदिनी, स्नेहा, नमस्ते। शिवम जी, बहुत बहुत नमस्कार। कह रहे हैं हाँ सर, लगता तो है। बहुत बड़ा काम दिया गया है आपको, इतना आसान काम थोड़ी है। बहुत बड़ा काम दिया गया है, मेहनत लगेगी, करेंगे ना। अपने आप को एकदम मजबूत रखेंगे, क्यों रखेंगे कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 आइसोमेरिज्म का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो कायरल सेंटर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल रोटेशन का एक फॉर्मूला होता है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन का एक फॉर्मूला है, उसको भी देख लेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है पहले ये समझ लो, है ना। आर का मतलब होता है बेटा रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। इसको हम क्यों पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कंपाउंड में रिलेशन बताने के लिए। आप बोलोगे सर आपने तो हमें सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंटरचेंज मेथड सीख चुके हो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड होता है आरएस मेथड, इससे भी तुम कंपाउंड का रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, और आर और एस का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ZE बनाया था, उन्होंने आरएस बनाया था। ठीक है, उनका जीवन में काम यही था कि नई नई चीजें आपके सामने लाना, है ना। तो आरएस में वही रूल लगते हैं जो आपके ZE में लगते हैं, CIP रूल जिनको बोलते हैं, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग। ठीक है, कान, इनगोल्ड। कह रहा आप नहाए नहीं बेटा, बहुत भयंकर नहाए आज, हम कम 20 मिनट नहाए भाई। वो तो क्या है, अपन ऑयल ऑयल नहीं लगाते बालों में, तभी तो स्मार्ट लगते हैं। ठीक है, आर रेक्टस, एस सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब क्लॉकवाइज, सिनिस्टर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताया जाता है इससे। ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन की एनेंटियोमर है, आइडेंटिकल है, डाइस्टेरियोमर है, और आप एक्सचेंज वाला मेथड सीख चुके हो। अगर आपको उससे आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक और आपको दोबारा से यहां मिल रहा है, एक और तरीका सीख लो आरएस कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, एक और तरीका सीख लो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2 केस में बताऊंगा, डैश बैच में बताऊंगा, फिशर में बताऊंगा। पहले फिशर में सीख लेते हैं। आइए, अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सीखना है तो इसका कुछ नियम है। ठीक है, इसका कुछ नियम है। नियम यह है कि इफ नंबर 4 इज ऑन वर्टिकल पोजीशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इज ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, देन फ्लिप द आंसर। आंसर को हम चेंज कर देंगे, अपना तरीका है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपना तरीका, अपन ऐसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नंबर 4 अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो आंसर को फ्लिप कर देंगे। ठीक है, कैसे करना है एक सवाल समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मुझे इसका इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना। ठीक है, मुझे इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। कैसे करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए जरा। आइए,
मुझे इस कायरल कार्बन से चार दिशाएं दिख रही हैं, चार दिशाएं दिख रही हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। चारों दिशाओं में जाइए, चारों दिशाओं में जाइए, किसी भी दिशा को छोड़ना नहीं है, ठीक है, सारी दिशाओं में हमें जाना है। तो यहां क्या मिलेगा, ओ, यहां क्या मिलेगा, बी आर, यहां क्या मिलेगा, सी, यहां क्या मिलेगा, एच। और याद करिए सीआईपी रूल, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। क्या आपको यह बात पता है? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, आप यह बात जानते हैं? तो मुझे बता दीजिए किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, और मुझको सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर दिख रहा है सी ओ एच और बी आर में, बी आर का, इसके बाद दिख रहा है ऑक्सीजन का, इसके बाद दिख रहा है कार्बन का, इसके बाद दिख रहा है हाइड्रोजन का। सही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है। शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है कैसे? पहले आप 1 से 2 देखोगे, अगर 1 से 2 से आंसर आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर 2 से 3 देखेंगे, इतने में काम बन जाएगा। पहले 1 से 2 देखो, 1 से 2 से आंसर नहीं आ रहा तो फिर 2 से 3 देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। शॉर्टेस्ट पाथ बताइए, 1 से 2 कैसे जाओगे बताओ, 1 से 2 कैसे जाओगे, शॉर्टेस्ट पाथ, 1 से 2 शॉर्टेस्ट देखेंगे और 2 से 3 शॉर्टेस्ट देखेंगे। बताइए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, बता दीजिए। आपको साफ साफ दिख रहा है सर, 1 से 2 शॉर्टेस्ट पाथ ये है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ क्या बोलेंगे इसको अंकल? ये क्या है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, अच्छी बात है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस होता है, मेरा आंसर एस आना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अदालत यह फैसला लेती है कि इसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा। बताइए जरा क्यों चेंज कर दिया, इसको तो देखो, 4 नंबर कहां है, 4 नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल पर है। देखो 4 नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल पर। देखिए 4 नंबर देखिए कहां है, ये 4 नंबर का है हॉरिजॉन्टल पर, दिख रहा है, 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पर है भैया। आंसर को पलट देंगे, क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्लियर? चलिए आइए, आइए जरा एक सवाल और देखिएगा, एक और सवाल समझ लीजिए। मान लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा लिखा है, यहां Cl लगा दिया, यहां Br लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां OH। अब बताइए इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, बोलिए। मुझे इस कायरल कार्बन से चारों दिशाओं में जाना है, पहला एटम H, पहला एटम Cl, पहला एटम ऑक्सीजन और पहला एटम ब्रोमीन। बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। अब आप 1 से 2 चलो, अगर 1 से 2 जाने से आंसर आ रहा है बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो 2 से 3 देखेंगे। चलिए अगर मैं 1 से 2 जाऊंगा तो 1 से 2 मैं ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, 1 से 2 दोनों दिशाओं में जाने से सेम रास्ता कवर हो रहा है, तो 1 से 2 से आंसर नहीं आएगा। अब सोचेंगे 2 से 3। अब मुझे बताओ अगर तुम ऐसे जाते तो इसके बाद 2 से 3 शॉर्टेस्ट मिल जाता, अगर तुम ऐसे जाते तो 2 से 3 तुमको बहुत लंबा मिलता। इसका मतलब यह है कि 1 से 2 जाने पर उसके बाद 2 से 3 तुरंत मिल जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है, ये एस है। लेकिन अदालत आपका फैसला पलटती है, इसका सही आंसर क्या आएगा, आर आएगा। क्यों क्यों क्यों, गौर से देखिए इसको, ये 4 नंबर वाला कहां है, देखिए 4 नंबर वाला कहां है, 4 नंबर वाला कहां है, हॉरिजॉन्टल पर। तो आंसर फ्लिप कर देना। समझ गया फिसर में, बहुत आसान है, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, ठीक है।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम धुआंधार। ठीक है, क्लियर है ये कहानी। अब कुछ सवाल मैं आपके हवाले करता हूं, लिखना हो तो इसको लिख लीजिए। कुछ सवाल मैं आपके हवाले करता हूं। नंबरिंग करी है पीहू बेटा, पीहू बेटा नंबरिंग करी है एटॉमिक नंबर से, सीआईपी रूल। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, क्या मैं अरे वर्टिकल आएगा नासिर भाई, अगर वर्टिकल आएगा तो कुछ नहीं करना, जो आंसर है वही है। लो वर्टिकल वाला एक सवाल देख लीजिए। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसका। चलो वर्टिकल वाला भी एक देख लो, बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। आयोडीन को 1, ब्रोमीन को 2, इसको 3 और इसको 4। शॉर्टेस्ट पाथ देखो, पहले 1 से 2 देखेंगे तो शॉर्टेस्ट इसी से मिल गया, तो काम बन गया, यहीं पर काम बन गया। तो 1 से 2 क्या आएगा आर, और अदालत अपना फैसला नहीं पलटेगी। अदालत अपना फैसला नहीं पलटेगी, क्यों? क्योंकि 4 नवंबर, 4 नवंबर कहां पर है देखें, वर्टिकल लाइन पे फैसला नहीं पलटता है। ठीक है, समझ गए? हाँ भाई, आइए अब कुछ सवाल आपको दिए जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी, चलिए बताइए। आरएस निकाल दीजिए इनका सबका फटाक से। इन सभी कायरल कार्बन का आरएस निकालना है। चलिए मैं आपको हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। ओवरऑल टाइम आपके लिए 2 मिनट है। इन सभी का आरएस निकाल दीजिए। चलिए इन सभी कायरल कार्बन का आरएस निकाल दीजिए फटाफट से। कभी कभी मेरे दिल में दर्द दिल, दर्द जिगर, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, ना ना ना। अभी 2 कायरल भी आएंगे, रुक जाओ जरा, रुक जाओ जरा, 2 कायरल भी आएंगे। आप पहले इनका तो आरएस निकाल लो। चारों के आंसर आपके सही आने चाहिए, तभी तो मजा है। कह रहे कल की पार्टी, कल क्या भैया, कल कौन सी पार्टी होती है? बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कायरल होना मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, तुम निकालोगे कैसे आरएस? आरएस कॉन्फ़िगरेशन कायरल का ही होता है। कह रहे मैंडेटरी है। तुम्हारे घर का भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल दें क्या? हो गए सारे? पहले वाले का क्या लग रहा है तुमको? फर्स्ट वाले का बोलिए, बोल दीजिए सर। पहले वाले का क्या लग रहा है? ये समय समाप्ति की घोषणा। चलिए आइए जरा इधर देखिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? इस वाले की। क्यों? अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो अगले एटम पे जाते हैं, ये 1 आ जाएगा। उसके बाद इसकी, क्योंकि कार्बन के बाद 2 कार्बन मिल रहे हैं, उसके बाद इसकी और लास्ट में इसकी। तो 1 से 2 ऐसे जाओगे, ऐसा आएगा, और ऐसे ही रहने देना, बदलना मत, क्योंकि 4 वाला कहां है? वर्टिकल पे है। अगला बताएं। ऑक्सीजन को 1 देंगे, कार्बन के बाद कार्बन आ रहे हैं, या कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, 2 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, और ये 4। 1 से 2 ऐसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा, स्विच करके आर कर देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। बीआर को 1 देंगे, कार्बन के बाद कार्बन को 2, ये 3 और ये 4। 1 से 2, 2 से 3 शॉर्टेस्ट पाथ ये मिलेगा। 1 से 2 तो सेम मिलेगा, आप ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ। 2 के बाद 3 इधर आसानी से मिल जाएगा जब तुम क्लॉकवाइज आओगे।
तो आर आके इसको फैसला पलट देंगे, एस कर देंगे। ठीक है, अगला देखें, कार्बन कार्बन जबरदस्त 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऐसे जाओगे, आर आएगा, स्विच करके एस लिख देंगे। समझ गया खेल? समझे क्या? एस आर एस एस, क्या यही आंसर आया? रिफात जी बहुत बढ़िया, श्रवणी बहुत बढ़िया, सैंतनी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो 1 से 2 जाओ, अगर 1 से 2 दोनों रास्ते से जाने पर बराबर डिस्टेंस कवर हो रही है, और वो तभी होगा जब 1 के अपोजिट में 2 होगा, तो 1 से 2 से नहीं हो पाएगा, तो आपको 2 से 3 जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी हम और सवाल करेंगे, पहले अपन आगे की थ्योरी का रास्ता बढ़ाते हैं। अब चलते हैं हम 2 कायरल कार्बन का बताता हूं, फिर सॉलिड डैश फेज में आएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए, यहां Cl लगा दिया, यहां Br, यहां H और यहां CH3। अब मुझे 2 कायरल कार्बन में चेक करना है, तो एक एक करके देखेंगे, पहले इसका देखेंगे फिर इसका देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा 2 कायरल कार्बन वाला। इस कायरल कार्बन से तुम्हारे पास 4 रास्ते जाएंगी, 4 दिशाएं, 1 2 3 और 4। बताइए क्या क्या है? Br H, बेचारा हाइड्रोजन तो 4 नंबर ही आएगा हमेशा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और रूल डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, है ना। तो हमने कर दिया यहां 4। चलिए आइए आइए, इस वाले कार्बन से जब मैं यहां गया तो Br मिला, इसको 1 दे देंगे, ध्यान सुनना, 1 दे देंगे। ऊपर गया कार्बन, नीचे गया ये भी कार्बन, मैं इसको चेक कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको चेक कर रहा हूं, तो ऊपर कार्बन और इसके लिए नीचे कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद क्लोरीन, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला लेना है, तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3 और 4। बताओ जरा क्या लिख दूं आंसर? आंसर क्या लिख दूं बताओ, बोलो आंसर क्या लिख दूं मैं इसका, बताओ। ये समझ गए आप? एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा, तो ये 1 ये 4। अब ये कार्बन और ये कार्बन था इस वाले के लिए, ऊपर जाओगे कार्बन, नीचे जाओगे कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद क्लोरीन, ये जीत जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 1 से 2 शॉर्टेस्ट पाथ यही आएगा। आर लिखना चाहोगे, लेकिन फैसला पलटना है सरकार। क्यों? क्योंकि 4 नंबर वाला गौर से देखो कहां लगा हुआ है, 4 नंबर वाला कहां लगा हुआ देखो, दिख रहा है? ठीक है, चलिए अगला देखिए जरा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका, अब मैं इस वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए। अब अगर मैं इसके लिए करूंगा तो यहां पर 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा और 4 दिशाएं दिख रही हैं। यहां Cl को 1, हाइड्रोजन को 4। अब मैं ऊपर 2 दूं या नीचे 2 दूं वो देखना है मुझे। ऊपर जाऊंगा, इस वाले कार्बन को देख रहा हूं, तो इसके लिए ऊपर जाऊंगा कार्बन, नीचे जाऊंगा कार्बन, कार्बन के बाद हायर एटॉमिक नंबर वाला Br और कार्बन के बाद H ही बचा है बस, यानी कि ऊपर 2 आएगा और नीचे 3 आएगा। तो अब तुमको ऐसा दिखेगा 1 2 3 और 4। चलिए अब बताइए क्या आंसर लगेगा आपका, बोलिए अब बताइए क्या आंसर लगेगा। अरे बोल दो। 1 से 2 शॉर्टेस्ट पाथ ये मिलेगा एस, लेकिन आंसर को पलट देंगे, आर आ जाएगा। क्या आपका आंसर एस आर दिख रहा है? सही है ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पर पता है क्या होता है, आपसे एक सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख करके आरएस लिख देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं इस कंपाउंड को दोबारा लिख रहा हूं और मुझे बताओ आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, बताओ। आईयूपीएसी नाम कोई बता सकता है इसका? इसका आईयूपीएसी नाम कोई बता सकता है क्या होगा? बोलिए आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा? सब बता सकते हैं। आईयूपीएसी में कौन सी तकलीफ हो गई? ये बनाएगा Br वाले को 2, ये 3 और ये 4, तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो, ठीक, और 3 क्लोरो, सही है, और ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। और अब तुमसे यहां पर अगर ये पूछ लें कि कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन में दिए जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के साथ
तो 2 पर क्या लगा है एस, तो सवाल ऐसा भी मिल सकता है 2s ब्रोमो, मतलब ऑप्शन ऐसा मिल सकता है 3r क्लोरो। तो अगर मैं आरएस के साथ आईयूपीएसी लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2s ब्रोमो 3ar क्लोरो। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो है ना, बिल्कुल सही, बस कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखना चाहते हैं तो ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है यूपीएससी। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताइए, एक क्या 2-3 देता हूं, है ना, प्रैक्टिस कर लो अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस कर लो अच्छा लगेगा। ठीक है, आंसर फ्लिप करने का रीजन यह है कि यह नियम है, क्योंकि इस वाले देखो स्टीरियो आइसोमर में अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो यह अपना तरीका है। कुछ किताबों में इसको डैश वेज में कन्वर्ट करके भी किया गया है, इसका भी तरीका होता है कन्वर्जन वाला, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट ही सीख लो। कोई बहुत बड़ी बात होती तो हम दिमाग लगाते, हॉरिजॉन्टल पे होगा तो स्विच कर देंगे, अपना तरीका हम ऐसे करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। निशांत जी मिथाइल, निशांत जी मिथाइल कहां से आ गया, मिथाइल कहां से है, मिथाइल तो ये दिख रहा है ना, अलग से मिथाइल कहां, ये तो ब्रोमो क्लोरो आएगा। ठीक है, बाहिवा का कहना है सर CH3 और सी में किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा, CH3 और CBr बोलो अगर तुम्हें बोलना है तो। अगर तुम यहां से इधर चले कार्बन मिला, ऊपर चले कार्बन मिला, अब देखो बेटा कार्बन के बाद हाइड्रोजन, यहां कार्बन के बाद Br देखोगे ना, हायर एटॉमिक नंबर वाला। ठीक, चलिए भाई अब मैं आपको 2 कायरल कार्बन वाला सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, चलिए इसका क्या आंसर लगाएंगे, पोल दे देता हूं मैं आपको 1 मिनट का, चलिए करें सॉल्व। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। साइंटिस्ट चले गए, रूल रह गए बेटा। साइंटिस्टों ने ये नियम जो बनाए थे ना, ये इसलिए बनाए थे कि पहले से तुमको पता रहे, तुम्हारे हवाले छोड़ देते ना तो तुम तो सत्यानाश कर देते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए उन्होंने पहले से नियम बता दिया ऐसे ऐसे करना है, अब आप सीख लो ऐसे ऐसे करना है। चलिए सवाल लगाइए जरा, क्या लग रहा है इसका आंसर, क्या लग रहा है, करो सॉल्व करो, इस वाले का निकालो, इस वाले का निकालो, सॉल्व करो। क्या लग रहा है, कई बच्चे लिख रहे हैं बी, कुछ ए, कुछ सी, कुछ डी, हैं काफी बच्चे बी आंसर कह रहे हैं, ऐसा है क्या, आइए चेक कर लेते हैं, आइए आइए इधर आइए। अगर मैं इसका निकालूं RS तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा। अब 2 और 3 में डिसाइड करना है, नीचे 2 दे दूंगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के बाद Cl है, यहां कार्बन के बाद H है, तो ये ऐसा दिखेगा 1 2 3 4, ऐसे जाओगे R फ्लिप करके S, क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे। अगला देखो Cl1 हाइड्रोजन 4, ऊपर कार्बन के बाद Cl, यहां कार्बन के बाद कार्बन, तो ये मिलेगा 1 2 3 4, R स्विच करके S लिख देंगे भाई, 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे, तो 2s 3s आ जाएगा आंसर। सर ये 2 और 3 कौन सा वाला है, आईयूपीएसी वाला है। अगर तुम इस सवाल का आईयूपीएसी नंबरिंग करते, अगर तुम इस सवाल का आईयूपीएसी नंबरिंग करते तो क्या करते बताओ, अगर आईयूपीएसी नंबरिंग करते तो आप आईयूपीएसी नंबरिंग करते 3 4 5 ऐसे, तो 2 वाले का S है और 3 वाले का S, 2s 3s बदलापुर आंसर। देखिए 50% जनता का सही आया है, बाकी जनता बटी हुई। सिक्कू, लजीव, देवेश, क्रिस, आदित्य, वैष्णवी, संपद, नीरज, इरफान और सक्षम, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, इसमें आपको RS नहीं निकालना, बस प्रायोरिटी बतानी है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, एटॉमिक नंबर वाला नियम है ना। ठीक है,
प्रायोरिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी, एटॉमिक नंबर वाला नियम। क्या कहते हो? पोल दे देता हूं मैं आपको 45 सेकंड का। 45 सेकंड्स में आंसर निकाल सकते, 45 सेकंड्स में। करिए, कर दीजिए सर, साल्व कर दीजिए, साल्व। टे टे टो 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 टी 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 टा 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 टी 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 टा। डन। बता दीजिए सर क्या आंसर लगा दूं। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन, पहले तो नाइट्रोजन आएगा है ना, तो ये पहले आएगा फिर ये आएगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन और कार्बन के बाद नाइट्रोजन, डबल ट्रिपल और सिंगल में ट्रिपल की प्रायोरिटी ज्यादा, ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 आगरा इज द आंसर। देखिए आया गया 56.99। ये बी वाले कौन थे भाई? बेटा पहले नाइट्रोजन फिर कार्बन, ठीक है। चलिए अगला सवाल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड क्या आएगा? ध्यान से करना इसमें जरा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी बहुत तेज, बहुत तेज दुर्घटना घटी। 1 मिनट का समय दे दिया हूं। चलिए 1 मिनट का समय दे दिया हूं, फटाफट से आंसर निकालिए। हुई गवाह। पूरा लंदन ठुमकदा। आसान है कि नहीं बताओ? फैलेगी इसमें भी जनता, देखो अभी। कभी ऐसा अगर हो जाए पोल का आंसर 100% आ जाए तो मतलब पेठे ही पेठे भेजे हम तुम्हारे घर पे। आओ इधर, मुझे बताइए, इन दोनों का निकालना है मुझे, पहले इसका निकाल लेते हैं फिर इसका निकाल लेंगे। इस वाले के लिए सोचकर बताइए, ध्यान से देखना, फैलेगी जनता। इसके लिए सोचिए BrCl C और C, ठीक है। तो मैं Br को 1 दे दूं, Cl को 2 दे दूं, सही बात है। अब देखना, यहां C और यहां C के बाद O, C के बाद F, यही फैल गए थे ना। C के बाद F और C के बाद O, प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर वाइज, ठीक है। सॉरी, ये 3 2 3 नहीं, नंबर थोड़ा अलग कर दिया। ये 1 था, ये 2 था, C के बाद ये 3 और ये 4, नंबर अलग कर दिया मैंने। आपने ऊपर नंबर उल्टा कर दिया था, 3 ऊपर 4 नीचे, है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ऊपर C के बाद O और यहां C के बाद F, ये जीतेगा ना। तो ये 3 ये 4, अब आप इसका नंबर बोल कर लो, RS 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे जाएंगे, R आएगा। आंसर को चेंज नहीं करेंगे, आंसर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है।
आंसर को चेंज नहीं करेंगे। चलिए अगला, अब मुझे इसका निकालना है। अब मैं इसके बारे में सोचूंगा, इसके बारे में सोचूंगा तो सी सी एफ और एच, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब ऊपर सी के बाद हायर एटॉमिक नंबर वाला लेंगे बी आर, और यहां सी के बाद ओ, तो सी के बाद बी आर आएगा, तो ये 2 और ये 3। तो अब आपका ऐसा दिखेगा 1 2 3 4, और ऐसे जाओगे आर आ रहा होगा, लेकिन एस कर देंगे क्योंकि 4 हॉरिजॉन्टल पे। सही है। और अब जनता भयंकर फैलेगी, ऐसी फैलेगी कि उठ नहीं पाएगी। जनता ऐसी फैलेगी कि उठ नहीं पाएगी। देखिए जरा, मुझे बताओ इस सवाल का आईयूपीएसी नंबरिंग कहां से करोगे? आईयूपीएसी नंबरिंग कहां से करोगे इस सवाल का? इस सवाल का आईयूपीएसी नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4। भाई साहब 2 वाला कौन सा है? नीचू वाला, यानी कि 2 पर एस आएगा और 3 पर आर आएगा। और जनता एकदम फैलती हुई उठ नहीं पा रही है, जनता एकदम मुंह के बल गिरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2s3r। जनता उठ नहीं पा रही है। देखिए देखिए देखिए, जनता का मुंह देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसे फैले ऐसे फैलेगी, क्या बताएं, जनता उठ ही नहीं पा रही है। कर दी ना गलती? क्यों कर दी ना गलती? ये क्या हुआ? बेटा तुमने क्या करा पता? ऊपर से नंबरिंग कर दी। ठीक है, तुमने ऊपर से नंबरिंग कर दी। IUPAC बताएं। आईयूपीएससी की नंबरिंग तो नीचे, भाई सीओएच को नंबर 1 मिलेगा ना आईयूपीएससी में तो। ठीक है, ठीक आहे, ठीक आहे, समझे? समझ गए कि नहीं? चला जाए। कह रहे चीटिंग, अरे काय की चीटिंग? कह रहा मैं तो टूट गया रे। बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए, अब मैं आपको डैश वैच में सिखा दूं। आरएस का तो हो गया खेल, इसका तो हो गया, डैश वैच में चलते हैं। आइए, आपका इंतजार है। सॉलिड डैश वैच में कैसे निकालते हैं? ठीक है, सॉलिड डैश वैच में कैसे निकालते हैं? इसके 3 तरीके, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, आइए जरा डैश वैच और सीख लो, फिर अपन इकट्ठे भी कर लेंगे सवाल, है ना, आगे भी करोगे तुम। चलिए आइए, सॉलिड डैश वैच में क्या करना है? पहला, इफ नंबर 4 इज ऑन डैश, नो चेंज इन आंसर। आंसर में कोई चेंज नहीं। इफ नंबर 4 इज ऑन सॉलिड, फ्लिप द आंसर। इफ नंबर 4 इज ऑनलाइन, वो वाला ऑनलाइन नहीं जो तुम होते हो, लाइन मतलब ये डैश वैच नहीं होती ना, ये लाइन की बात करो, लाइन पर अगर तो, देन मेक even number of interchanges and convert case number 3 into case number 1। 3 से 1 में हम कन्वर्ट कर लेंगे ताकि बाद में स्विच ना करना पड़े।
एक एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा, एक एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे, बहुत आसान है। एक एक एग्जाम्पल समझ जाओगे, बहुत आसान है। यहां एच लगा दिया, यहां ओ एच, यहां बी आर और यहां सी एल। चलिए आप मुझे सीआईपी रूल लगा के बताइए। ये तो आप लगा सकते हैं ना सीआईपी रूल। बोलिए भाई, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? भैया ब्रोमीन का भैया, अरे भैया फिर क्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन 4। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे आप। ये क्या है? एस, एंटी क्लॉकवाइज, तो एस ही रहने देना, आंसर चेंज नहीं करना। ठीक है, अगला सवाल। यहां कर दिया मैंने एच, यहां कर दिया मैंने सी एल, यहां नच दो, और यहां ओ एच। इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है। क्या करेंगे? NClO, सबसे पहले Cl को 1, फिर ऑक्सीजन को 2, नाइट्रोजन को 3, एटॉमिक नंबर चलना है इसको 4। 1 से 2, 2 से 3 क्या आएगा? R। आंसर को चेंज करके S लिख देंगे। क्यों? 4 वाला सॉलिड पर, 4 वाला सॉलिड पर है, आंसर को चेंज करके लिख देंगे। देखिए भाई, 1 से 2 ऐसे जाओगे तो R आ रहा होगा, लेकिन 4 वाला किस पे? सॉलिड पर। देखो गौर से देखिए इसे, 4 वाला कहां पर है? सॉलिड पर। ठीक है, सॉलिड यानी कि डार्क। चलिए अगला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एच यहां कर दिया, बी आर यहां कर दिया, आई कर दिया, यहां एफ कर दिया। ठीक है, अब 4 वाला किस पर है? लाइन पर। तो आप क्या करो, 2 इंटरचेंज कर दो। आप एच और आई को इंटरचेंज कर दो, इसको एक इंटरचेंज बोलूंगा। अगर इन दोनों को कर रहे हो तो एच को तुम डैश पर ले आओ। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं 3 नंबर वाले को एक में कन्वर्ट कर लूं, ताकि मुझे बाद में स्विच ना करना पड़े। आपकी इच्छा है सर मैं 3 से 2 में जाना चाहता हूं, चले जाओ, लेकिन फिर ये स्विच करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम 3 से 1 में आ जाओ ना, आसान पड़ेगा आपके लिए, है ना। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं इसको ऐसे भी समझाऊं आपको, ध्यान सुनना। मैं पहले नंबरिंग कर लेता हूं। आयोडीन 1 आ जाएगा, ब्रोमीन 2 आ जाएगा, फ्लोरीन 3 और ये 4। सही है। तो मेरे पास क्या क्या है, ध्यान से देखिए। मेरे पास क्या क्या है? यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, और यहां पर 3 है। क्या ये बात सही है? देखिए, क्या ये बात सही है? अब 4 वाला लाइन पे है, तो लाइन से मैं इसको डैश पर लाना चाहता हूं, ताकि बाद में स्विच ना करना पड़े। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, और इनको भी। सर इवन इंटरचेंज क्यों करते हैं? क्योंकि आइडेंटिकल रहता है। तो अब मेरे पास जो नंबर है वो कैसे दिखेंगे, देखो बताइए। अब मुझे नंबर कैसे दिखेंगे? मुझे दिखेगा मैंने 4 को 1 से इंटरचेंज कर दिया, और 2 को 3 से कर दिया। अब तुम आरएस निकाल लो। क्यों? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम ही है भाई, इवन इंटरचेंज में तो आइडेंटिकल होता है। अब बताओ, 1 से 2, 2 से 3 जाओगे, क्या आएगा? एस। बाद में स्विच नहीं करना, एस ही रहने देना, क्योंकि 4 वाला डैश पे आ गया। तो इनडायरेक्टली हम कर क्या रहे हैं? केस 3 को केस 1 में ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन छे। बस कितना आसान है। अब आप सवाल कर लो। आओ मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आइए सवाल करिए, आइए आइए सवाल करिए। दे दें सवाल? बोल दीजिए सर, क्या मैं आपको सवाल दूं? सवाल दूं, सवाल दूं, हवा के झोंके आज। चले, कह रहे हैं केस 3 कब करना है? बेटा केस 3 सुबह सुबह 5:30 बजे करना है, और केस 1 दिन में 11 बजे, और केस 2 शाम को 5 बजे। 3 खुराकें हैं ये। चलो सवाल दे रहा हूं, सवाल दे रहा हूं, सवाल करिएगा। कुछ सवाल डैश डैश डार्क डैश 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 वाले।
ऐड कर देता हूं, चलो मैं यहां कर दिया मैंने H, यहां D, यहां T और यहां CH3। दूसरा यहां H, यहां OH, यहां F और यहां Cl। और तीसरा C2H5 H MEOH। चलिए आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए भाई, आइए करिए जब तक अपन कुछ कह रहे हैं। सर व्हाट इज मीन्ड बाय टी? बेटा टी जो है ना, एस के बाद आने वाला एक अल्फाबेट है और यू के पहले, तो ये बीच में आता है। इसके एस और यू के बीच में आने वाले एक अल्फाबेट को हम टी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एच में स्टिच क्यों करते हैं आर एंड एस को? माही बेटा हॉरिजॉन्टल में अगर 4 आया और ये यहां आया तो हमें आंसर चेंज करना है। ये किसने कहा है? ये पंकज सर ने बोला है कि आर का एस कर देंगे और एस का आर कर देंगे। हम तो नहीं मानेंगे पंकज सर की बात। -1 नंबर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है? सर क्या पाप कर दिया, केस 3 कब करना है, यही तो पूछा था। बेटा कासिफ जी पाप तो आपने बहुत किए हैं भाई, ये तो आपका बहुत छोटा सा पाप है। ये तो आपका बहुत छोटा पाप है। आपने बहुत बड़े बड़े पाप किए। याद करो क्लास 8 में आपने बहुत बड़ा पाप किया था, वो आप ही को पता है। आइए इधर, इधर आइए इधर। अगर मेरे पास ये कार्बन है तो यहां से मैं चला, क्या मिला? C, यहां मिला T, यहां मिला D और यहां मिला H। H का बड़ा भाई D है, D का बड़ा भाई T है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप में D और T। तो कार्बन को हम लिख देंगे 1, कार्बन को हम लिख देंगे 1, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब T, D और H का एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर पे चलेंगे। T को 2 दे देंगे, D को 3 और इसको 4। अब देखिए 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, क्या आएगा? R। और R का R ही रहने देना, R का R ही रहने देना, R को चेंज नहीं करना, है ना? कह रहा सर याद मत दिलाओ 8 की कहानी। अच्छा भैया 4 वाला डैश पर है, 4 वाला डैश पर है। अगला FClOH और H, ध्यान से सुनिएगा। क्लोरीन को 1, क्या बात है भाई साहब, फ्लोरीन को 2, ऑक्सीजन को 3 और इसको 4। 1 से 2, 2 से 3, R। आंसर को चेंज करके एस कर देंगे, क्यों? क्योंकि 4 वाला सॉलिड पर है। अब इधर जरा ध्यान देना कासिफ जी, आगे आपका केस। आपको लग रहा था ना सर कहां लगाना, देखिए देखिए इधर देखिए जरा, इधर इधर देखिए कासिफ जी, इधर इधर। ऑक्सीजन को मैंने 1 दिया, कार्बन के बाद कार्बन को 2 दिया, यहां सिर्फ कार्बन है 3 दिया और हाइड्रोजन को 4 दिया। क्या तुम्हें यह दिख रहा है कि 4 नंबर लाइन पर आ रहा है? 4 नंबर लाइन पर आ रहा है तो ये केस 3 है। 4 नंबर लाइन पे आ रहा है, देखो यहां 4 आ रहा है सॉलिड पे, यहां 4 आ रहा है डैश पे। डैश वाले पे आंसर स्विच नहीं करते, सॉलिड वाले पे कर देते हैं। अब ये लाइन पर आ गया, यानी कि अब तुमको इसे केस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो 4 नंबर लाइन पे आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। देखिए देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे यहां? अब लगेगा अपना अगला केस। 4 और 2 को इंटरचेंज कर दो और 3 और 1 को इंटरचेंज कर दो, तो ऐसा दिखेगा। यहां 4, यहां 2, यहां 3 और यहां 1। देखो देखिए, ठीक है? तो बताइए जरा, 1 2 3 ऐसा आएगा, चेंज मत करना। आंसर आ गया RSS।
क्या आपके यही आंसर है? RSS। क्या आपके यही आंसर है? बताइए, अब कहीं दिक्कत हो तो अब तो कर लोगे ना। अब इसको अप्लाई कैसे करना वो सीख लो। मेन तो हम ये सीख रहे थे ना अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब अप्लाई कैसे करना है वो सीख लीजिए। एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अप्लाई कैसे करना है वो सीख लीजिए मेरे से। फाइंड द रिलेशन। और ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये ऐसे सवाल होंगे कि भैया नीट के पेपर में अगर गुस्से में पेपर बन गया कि अब बताते हैं तुम्हें, तब ये सवाल आ जाएगा। CH3H Br C2H5 H Br C2H5CH3। अब आप उल्टे खड़े हो जाओ, सर के बल हो जाओ, है ना, आप टेढ़े हो जाओ, किसी एंगल पे खड़े हो जाओ, आपको कहीं से भी मिरर इमेज और आइडेंटिकल दिख ही नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपाउंड का टाइप ही अलग है। ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये डैश वेज है, और एक कंपाउंड के एक से ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अब आप आंखों से देख के बता ही नहीं सकते हो, है ना। अब आप आंखों से देख के भी नहीं बता सकते हो, इंटरचेंज से भी नहीं बता सकते हो, इसलिए हम RS पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको RS लगाना ही पड़ेगा, आप नहीं बता सकते। इंटरचेंज भी नहीं लगेगा और आंखों से भी नहीं दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे? RS से चलेंगे। कैसे चलेंगे? देखिए देखिए जरा, आप चेक करो, मुझे RS निकाल के बताओ इनका। अगर R का R आ गया कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में, सेम आ गया तो आइडेंटिकल। अगर S का S रहा तो भी आइडेंटिकल। R का S हो गया तो एनेंशोमर, S का R हो गया तो एनेंशोमर। मतलब कॉन्फ़िगरेशन पलटना, इसका मतलब मिरर इमेज आ गई। मिरर में तो अपोजिट दिखता है ना। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन पलट गया तो एनेंशोमर, और कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा तो आइडेंटिकल। वो तो बता दो आंसर। और एक कायरल कार्बन में दो ही आंसर हो सकते हैं आपके। एक कायरल कार्बन में आपके दो ही आंसर हो सकते हैं। बताइए, या तो आइडेंटिकल होगा या एनेंशोमर होगा। कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, हो जाएगा काम। बताओ, बोलिए भाई। Br को 1 दे देंगे, कार्बन के बाद कार्बन को 2 दे देंगे, कार्बन को 3 और हाइड्रोजन को 4। 1 से 2 आप शॉर्टेस्ट पाथ ये जाओगे, R आएगा, आंसर को स्विच करके S कर देना, क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। यहां आ जाओ जरा, Br को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। और नंबरिंग आप एक बार कर लोगे, दूसरी बार भी वही करनी है। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है ना। अगर रिलेशन पूछा तुमसे तो आइसोमर है, तो 1 2 3 4 वही नंबरिंग है, यही 1 2 3 4 वाली। अब 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, S आएगा, और S ही रहने देना। क्यों? 4 वाला डैश पर लगा। तो ये भी S, ये भी S। मैं बोल दूंगा, अगर इस कंपाउंड को मैं A कह रहा हूं, इसको B, तो मैं बोलूंगा A एंड B आर आइडेंटिकल। क्या ये बात सही है? ठीक, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, आप बताएं जरा मुझे। सेकंड क्वेश्चन, HOH HOHCH3। और ये बहुत जबरदस्त सवाल है। ये ऐसा सवाल है कि बहुत गुस्से में पेपर अगर बन गया तो ऐसा सवाल आ जाएगा। और एम्स में पहले ऐसे आ चुके हैं, ठीक है। जब एम्स अलग से हुआ करता था, कितना बढ़िया पेपर होता था। ये ए है, ये बी है, गौर से देख लो जरा। इसको देखो, इसको देखो, क्या आंसर लगाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहला काम, आप मुझे RS निकाल के बता दो। क्योंकि अगर दोनों अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर हैं, ये फिशर है, ये डैश वेज है, तो आप मिरर इमेज से नहीं कर पाओगे, इंटरचेंज से भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही अलग है। तो RS से करना पड़ेगा। तो आपका पहला काम यह है, मुझे RS बताइए। किसका? इसका RS बताइए और इसका RS बताइए, ठीक है। मुझे दोनों का RS बता दीजिए आप पहले। RS निकाल दो, फिर मैं बताता हूं दो कायरल में क्या करना है। अब आपके पास 3 आंसर होंगे, आइडेंटिकल, एनेंशोमर और डायस्टेरियोमर, है ना। अब 3 आंसर आएंगे आपके। चलिए भाई, तो ये तो एक कायरल कार्बन में क्या करना है वो हो गया। मैं यहां पर आपको बता दूंगा,
दो कायरल कार्बन में क्या करना है, पहले आप मुझे आरएस बता दो, पहले आप मुझे आरएस बता दो। इसको अगर थोड़ा आसान करके लिखना है तो आसान करके ऐसे लिख लो, एकदम सिंपल शब्दों में। क्या एक कायरल कार्बन में क्या चेक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम आएंगे तो आइडेंटिकल, और कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गए तो एनेंटियोमर। ठीक है, सिंपल सा। चलिए मुझे आरएस निकाल के बताइए, सबसे पहले क्या आ रहा है, आरएस निकाल के बताइए, आप कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। चलिए इसके लिए निकालूं, ऑक्सीजन को 1, ठीक है, हाइड्रोजन को 4, नीचे आओगे कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन 2 और 3, तो 1 से 2 ऐसे जाओगे आप, आर आएगा, लेकिन आंसर को फ्लिप करके एस कर दोगे क्योंकि 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। अगला देखो इस वाले का, ये 1 हाइड्रोजन 4, ऊपर कार्बन के बाद ऑक्सीजन 2 और कार्बन के बाद हाइड्रोजन 3, तो 1 से 2 आप ऐसे जाओगे, क्या आएगा एस, आंसर स्विच करके आर, तो इसका एस आया, इसका आर आया। ठीक है, आइए जरा इधर आ जाइए, इधर इधर निकालते हैं। ऑक्सीजन को 1 देंगे, हाइड्रोजन को 4 देंगे, इससे इधर चले, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आया तो ये 2 आ जाएगा, और कार्बन के बाद हाइड्रोजन 3 आ जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आएगा आर, स्विच करके एस कर देंगे। ठीक है, स्विच करके एस कर देंगे। अगला बताइए, अगला बताइए, अगला इसका निकालना है, ये 1 ये 4, इस तरफ 2 आएगा और इधर 3 आएगा क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है इधर, ऐसे जाओगे आर, आंसर चेंज नहीं करेंगे, आंसर चेंज नहीं करेंगे, आंसर चेंज नहीं करेंगे, आंसर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, क्योंकि 4 वाला डेस्क पे ना, तो एस आर सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गए। देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, एस का एस है और आर का आर है, तो ये तो आइडेंटिकल हो गए ना, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, आइडेंटिकल। और आप अगर दिमाग पर थोड़ा जोर डालें, दिमाग पर जोर डालें, अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर मैं तो इसका एस लूंगा और इसका ये आर लूंगा, और इसका आर लूंगा इसका एस लूंगा, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया दोनों, तब तो एनेंटियोमर आने चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है, बेटा ध्यान से देखो, ये एक मेसो कंपाउंड है, मेसो का एनेंटियोमर होता ही नहीं है। ये एक मेसो कंपाउंड है, लास्ट टाइम पे बताया था, मेसो का एनेंटियोमर नहीं होता मालिक, मेसो का एनेंटियोमर नहीं होता, आइडेंटिकल है ये। ठीक है, तो मेसो का एनेंटियोमर नहीं, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ध्यान सुन लो, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन तो आइडेंटिकल है ना, ध्यान सुनना, दोनों कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन चेंज, दोनों कायरल कार्बन के चेंज तो एनेंटियोमर, दोनों कायरल कार्बन के चेंज होंगे तो एनेंटियोमर, और एक का सेम एंड एक का चेंज हो जाए तो डायस्टीरियोमर। ये कहानी है, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो आइडेंटिकल, दोनों कायरल कार्बन के चेंज हो जाए तो एनेंटियोमर, और एक का सेम रहे एक का अलग हो जाए तो डायस्टीरियोमर। ठीक है, ये कहानी है, तो इसको नोट कर लो, और ये बहुत बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा, बहुत अच्छा सवाल। अगर तुम आइसोमेरिज्म में रिलेशन बिटवीन कंपाउंड के बहुत अच्छे सवाल की बात करो तो एक फिशर दे देंगे और एक डैश वेज दे देंगे, एक फिशर और एक डैश वेज, और कहेंगे खेलो। ये बहुत बढ़िया सवाल में आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा,
फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उस सवाल का सही आंसर देंगे। चलिए लिख लीजिए। सवाल करेंगे तो थोड़ा सा समझ पाएंगे। एक सवाल और करो। सवाल से डरना नहीं है, सवाल कर, देखो आपको घिसना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल एग्जाम में आसानी से तभी बनते हैं जब घर पे प्रैक्टिस करते हो भाई साहब। ये ऐसा सब्जेक्ट है, घर पे तुमको जी जान लगा के खूब रिवीजन करके खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके पेपर में आंखों से देख के सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए आइए सवाल करिए जरा। क्या कहता है सवाल तुमसे? स्टीरियो आइसोमरिज्म में रिलेशन बिटवीन कंपाउंड के, ये तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के सवाल डले हैं सारे। मैं ही दे देता हूं, इसमें नहीं है। चलिए आप, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ClH, BrH और C2H5, H Br, फैल मत जाना, फैल मत जाना भाई साहब, संभल के करिएगा, संभल के करिएगा, संभल के, संभल के करिएगा, फैल मत जाइएगा। चलिए बताइए क्या रिलेशन है इसमें। फटाफट से आरएस निकाल लो, इसका आरएस निकालो, इसका आरएस निकालो, इसका निकालो और इसका निकालो। इन चारों का आरएस निकालो और मुझे आंसर बताओ। दो कायरल कार्बन में तीन आंसर हो सकते हैं, आइडेंटिकल, एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर। चलिए एक कह रहा डर के आगे ड्रॉप है भाई साहब, फैल ना जाना, फैल ना जाना, पहले ही कह रहा हूं मैं। जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से 1 मिनट में बन जाएगा सवाल। आरएस ही तो निकालना है आपको। सीएल वाले का क्या आया? मुझे तो आंखों से दिख रहा है सीएल वाले का। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। बोलिए भाई, हुआ कुछ? क्या लग रहा है? बोलिए, क्या लग रहा है बताइए। मुझको इतना बता दे कोई, क्लोरीन को 1, हाइड्रोजन तो बेचारा 4, कार्बन के बाद Br आएगा यहां 2, कार्बन के बाद H3, तो आप जाओगे ऐसे एस, लेकिन आंसर को चेंज कर देंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे आर आ जाएगा। अगला देखिए, Br को 1, हाइड्रोजन तो बेचारा 4 ही आएगा, कार्बन के बाद Cl2 और कार्बन के बाद कार्बन 3, एस आंसर स्विच करके आर। क्या तुम्हारा आर आर आया? आर आर, आर आर आया, आर आर, आर आर आया, आर आर, बताओ। सही बात है। चलिए इधर आ जाइए, इधर आइए, इसका निकाले 1 2, यहीं से कॉपी कर लो ना। ये तो देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग चला लो। तुमने यहां नंबरिंग कर ली ना, तो वही नंबरिंग तो यहां होगी, आइसोमर है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। बस ये देख लो, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन यहां वाला है, तो अब यहां से ये नंबर उठा लो ना। Br को 1 दिया था, हाइड्रोजन को 4 दिया था, C2H5 को 3 दिया था और ऊपर इधर वाले को 2 दिया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर, आंसर चेंज करके एस। क्यों? 4 वाला सॉलिड पर है। ठीक, अगला देखिए जरा इधर, इसकी नंबरिंग यहां उठा लो। Cl1 आ रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन 4 आ रहा था, और बताओ, और बताओ। 3 नंबर आ रहा था मिथाइल, और बाकी 2 नंबर बचा, तो 1 2 3 ऐसे जाओगे आप, 1 से 2, 2 से 3 आर आएगा, लेकिन आंसर को चेंज करके एस कर देंगे। क्यों? 4 वाला सॉलिड पर है। तो आर आर, ध्यान से देखो,
यहां पर क्या है आर, इसका Cl वाले का, Cl वाले का आर है, यहां Cl वाले का क्या है एस, ठीक, यहां Br वाले का क्या है आर है, यहां Br वाले का क्या है एस। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन पलट गए? और पलटते तभी हैं जब मिरर इमेज होती है। आर आर का एसएस पलट गया ना, एन एंशियोमर। आंसर इज आंसर इज आंसर इज एन एंशियोमर। देखिए जरा, ठीक है, आंसर एन एंशियोमर कितने लोगों का आ गया था? समझ गए खेला? तो रिलेशन बिटवीन कंपाउंड के सवाल हम ऐसे करते हैं, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं अपने। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, सीडो कायरल सेंटर। सीडो कायरल सेंटर क्या होता है? छोटी सी डेफिनेशन, एक ऐसा कार्बन जो देखने से तुमको कायरल भी लगे, पहली नजर में कायरल लगे, दूसरी नजर में ये कायरल लगे, मतलब कभी खुशी कभी गम, कायरल भी लगे और एक कायरल भी लगे, दोनों ही लगे आपको। कैसे लग सकते हैं उसका तरीका ये देखें, दो डिफरेंट ग्रुप होंगे, ये तो होनी चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, मैं बना देता हूं चलो। एक कायरल कार्बन में बनाना, एक सीडो कायरल बनाना चाहता हूं, तो दो ग्रुप होने चाहिए डिफरेंट, दो ग्रुप डिफरेंट मैंने ये लगा दिए, एक एच एक OH, ठीक है, दो डिफरेंट लगा दिए। अदर टू ग्रुप्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एग्जिबिटिंग जीआई या कायरल सेंटर होने पे। तो पहले मैं जीआई एग्जिबिशन वाले बता देता हूं कि जीआई एग्जिबिट कौन कर रहा है। जैसे मान लो ये, ध्यान से देखिएगा, तो मैं इस कार्बन को क्या बोलूंगा, देखो बताओ, क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है? यस सर। ये कर रहा है? यस सर। तो मैं इस कार्बन को स्यूडो कायरल बोलूंगा, और स्यूडो कायरल में डबल स्टार लगा देते हैं हम। सर क्यों बोलूंगा? ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसको सिस कर दिया और इसको सिस कर दिया, तब ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे, तो ये कार्बन हो जाएगा ए कायरल। मैंने इसको सिस कर दिया, इसको ट्रांस कर दिया, तो ये कायरल बन जाएगा, अब क्योंकि अब दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, ये दोनों तो अलग थे ही पहले से, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। सर मैंने ऊपर वाले को ट्रांस कर दिया, नीचे वाले को सिस कर दिया, तो भी ये कायरल बन जाएगा, है ना। और ऊपर वाले को ट्रांस कर दिया और नीचे वाले को ट्रांस कर दिया, तो ये ए कायरल बन जाएगा। यही तुम सोच सकते हो। देखो अगर ये सिस कर दूं, ये सिस कर दूं, तो ये कार्बन बोलेगा भैया ये और ये दोनों ग्रुप सेम है, अब मैं कायरल नहीं हूं, मैं ए कायरल बन गया। ये सिस कर दूंगा, ये ट्रांस कर दूंगा, तो ये कार्बन बोलेगा अब मेरे चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, अब मैं अपने आप को कायरल बोल सकता हूं। तो कभी खुशी कभी गम, कभी कायरल कभी ए कायरल, ठीक है, कभी कायरल कभी ए कायरल। क्या आपको बात समझ में आई? देखो दोनों ग्रुप तो, ये दो ग्रुप तो डिफरेंट होनी है, ये ग्रुप डिफरेंट होंगे, है ना, यहां कुछ भी हो सकता है लेकिन अलग होंगे ये, तो टू ग्रुप तो डिफरेंट होने चाहिए। और बाकी जो दोनों ग्रुप हैं वो या तो जीआई एग्जिबिट करेंगे या कायरल सेंटर होगा। मैंने अभी आपको ये बताया है, अगले वाली स्लाइड में ये बता दूंगा कायरल सेंटर वाला, ठीक है, समझे कि नहीं? क्यों भाई? अगर कोई कार्बन सीडो कायरल है तो या तो वो कायरल है या ए कायरल है। तो वो कब होगा? जब दोनों ग्रुप सेम भी हो जाए अलग भी हो जाए। वो कब होंगे? जब जीआई एग्जिबिट कर रहा हो या कायरल सेंटर हो। तो इसको बोलते हैं सीडो कायरल सेंटर, ठीक है, सीडो कायरल सेंटर। मुस्कान कह रही यहां तो गम ही गम है। बेटा गम है तो खुशियां भी आएंगी, खुशियां आए तो गम भी आएंगे, ये तो चलता रहेगा, जीवन तो साइन कर रहा है अपना। बस आपको हमेशा तैयार रहना है, गम को हैंडल करना आना चाहिए और खुशी को सेलिब्रेट, बस यही है जीवन, ठीक है। फिर से बोल दूं, आइए फिर सुन लीजिए। ऐसा कार्बन जिसके दो ग्रुप अलग अलग हो, मैंने अलग अलग ये लगा दिए, आपकी इच्छा है आप यहां कुछ भी लगा दो, अलग लगाना, और बाकी जो दोनों ग्रुप हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और या तो ये जीआई एग्जिबिट कर रहा हूं या कायरल सेंटर हो। मैं अभी बता रहा हूं जीआई एग्जिबिट वाला, तो ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, यस सर, ये कर रहा है, यस सर। अब ये सिस हो सकता है, ये सिस हो जाए, दोनों सिस हो जाएंगे तो अब ये कार्बन कायरल नहीं रहेगा, ए कायरल हो जाएगा।
दोनों ट्रांस हो जाएंगे तो एक कायरल हो जाएगा। एक सिस हो जाए, एक ट्रांस हो जाए तो वो कायरल कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरा केस क्या हो सकता है। मैं सीडो कायरल ऐसे बना सकता हूं कि मान लो मैंने दो ग्रुप यहां डिफरेंट लगा दिए और अब यह कहना था उनका कि अदर टू ग्रुप सेम हो और उसके पास कायरल सेंटर हो। ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने अगर ये लगा दिया, ऐसा लगा दिया, ठीक, ऐसा लगा दिया, तो ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, ये वाले दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं इसको फिशर में या डैश बेंच में बनाऊंगा। मुझे नहीं पता ना कि H लेफ्ट है या CS3 राइट है या OH लेफ्ट है H राइट है, ये तो कंबाइन फॉर्म में दिया है। मैं जब ऐसे बनाऊंगा तब मुझे पता चलेगा, और ऐसे बनाऊंगा तो मेरे पास चॉइस है कि मैं H को लेफ्ट रखूं या H को राइट रखूं या OH को लेफ्ट रखूं या OH को राइट रखूं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसका तुम्हें देखो, ये कायरल सेंटर तो है, देखो ध्यान से देखो, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। तो अगर ये कायरल सेंटर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन या तो R हो सकता है या S हो सकता है। मान लिया कि R है, नीचे वाले का भी R हो जाए, तो अब ये बीच वाला कार्बन क्या कहलाएगा, देखो बीच वाला कार्बन कहलाएगा ए कायरल। अगर ऊपर वाला R हो गया, नीचे वाला S हो गया, तो ये कायरल कहलाने लगेगा। भाई सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले सेम कंपाउंड हो जाएंगे, है ना। अगर ऊपर वाला S हो गया, नीचे वाला R हो गया, तो कायरल कहलाने लगेगा। और ऊपर वाला आपका S हो जाए, नीचे वाला S हो जाए, तो ए कायरल कहलाएगा। मतलब जैसा आपने जीआई में किया था वैसा ही हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। उसी टाइप से, जीआई जैसे टाइप से ही आप इसको समझ सकते हो, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, आपको बना के दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। मैं एक बार बना के दिखा देता हूं, देखो मुझे नहीं पता कि इसका क्या है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, CH3, ध्यान से देखिए, HOH ऐसा हो सकता है, ठीक। बीच वाला जो है वो मैं सीडो कायरल तभी बोलूंगा जब मैं इनको ऐसा कर दूं। देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, बना के देख लो एक बार, ऐसा कर सकता हूं मैं, इसमें H लेफ्ट मान लू, OH राइट मान लू, ठीक है। मैं ऐसा कर दूं, इस वाले को मैं इस वाले में OH लेफ्ट कर लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि ये H लेफ्ट है कि OH, क्योंकि कंबाइन फॉर्म में दिया तो मुझे दोनों बनाने पड़ेंगे, H लेफ्ट OH राइट वाला और OH लेफ्ट H राइट वाला। देखिए जरा, तो मुझे ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि ऊपर वाला मैं फिक्स रखूं, मतलब वो राइट साइड रखूं OH, देखो ऊपर वाले का OH मैं राइट साइड रखूं, नीचे वाले का चेंज कर दूं, नीचे वाले में OH लेफ्ट कर लूं और मैं दोनों साइड OH लेफ्ट कर लूं, तो कभी कायरल होगा कभी एक कायरल हो जाएगा। ये देखिए, देखिए जरा ध्यान से, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये एक तरीके से मेसो फॉर्म हो गया। और अगर मेसो हो गया तो मैं इसको एक कायरल बोल दूंगा, देखो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, एक कायरल बोल दूंगा। यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही, देखो ये, देखो ना ये, क्यों, क्योंकि प्लेन में आने वाला तो डिस्कार्ड है, बीच वाला H लेफ्ट हो या H राइट हो उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा, प्लेन में आने वाला तो डिस्कार्डेड है। ये तो ऊपर और नीचे सेम सेम, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो कभी एक कायरल कभी कायरल, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सीडो कायरल, ठीक है, इसीलिए हम इसको सीडो कायरल बोल रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा दिमाग में, कोई हार्ड नहीं है, बस वो चार स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना दिए, तुमको लगता है सब हार्ड हो गया जीवन में। बेटा अभी जीवन तुमने देखा कहां है, जीवन तुमको जब तोड़ेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड क्या होता है। कोई हार्ड नहीं है, दो कायरल कार्बन होंगे, बीच में एक सीडो कायरल होगा, क्या हार्ड है इसमें, दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा ना जीवन में हार्ड है, अभी तो तुमने जीवन हार्ड कहां देखा तुमने अभी। देखिए ये कायरल बीच वाला सीडो कायरल, देखो ना कायरल कायरल सीडो कायरल, चार बार बोल लो सब आसान लगेगा, चार बार बोल लो सब आसान लगेगा, बोलो चार बार बोलो कम से कम।
सीडो कायरल कार्बन क्या होगा? ऊपर भी कायरल नीचे भी कायरल, तो हम सीडो कायरल। बोलो 4 बार। ऊपर कायरल, नीचे कायरल, बीच वाला सीडो कायरल। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझिए। फाइंड फाइंड स्यूडो कायरल कार्बन, फाइंड स्यूडो कायरल कार्बन। बेटा ऑर्गेनिक में क्या थोड़ा एग्जाम्पल कर लोगे ना तो समझ में आ जाता है, मैं भी समझता हूं इस बात। लीजिए, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूं आपकी। बताइए स्यूडो कायरल कार्बन किसमें है किसमें नहीं है, और है तो फाइंड कर लीजिए। दूसरा, स्यूडो कायरल कार्बन मेरे को बताने का। तीसरा, फोर्थ, मुझे बता दो ऐसा कि मजा आ जाए भाई साहब। फिफ्थ, चलिए बताइए स्यूडो कायरल कहां दिख रहा है? सिक्स्थ, सारी झलक दिख जाएगी अभी आपको, देखो। सेवेंथ, दोनों कंडीशन लगानी है भाई साहब, है ना। एट्थ, चलिए 8 सवाल, 8 सवाल तुरंत से पहले। चलिए 8 सवाल तुरंत से पहले बताइए, बोलिए। पहले सवाल को स्यूडो कायरल यानी कि तुम्हें बीच में देखना है ना, और तुम्हारे यहां पर 3 कायरल कार्बन का ही आएगा अगर आया तो, है ना। तो तुम बीच वाले कार्बन को पकड़ो। नजर कहां जमानी है? नजर कहां जमानी है? इधर। हमें नजर यहां जमानी है, बीच वाले कार्बन को पकड़िएगा और सोचिएगा दोनों कंडीशन। पेज पलटो जरा, पेज पलटिए, पेज पलटिए, पेज पलटिए, पेज पलटिए, पेज पलटिए। पीछे लिखा है आपके 2 ग्रुप डिफरेंट होंगे, और बाकी जो दोनों ग्रुप हैं वो या तो जीआई एग्जिबिट कर रहे होंगे या फिर कायरल सेंटर होगा। ठीक है, चलिए 2 मिनट का समय मैं आपको दे सकता हूं इस सवाल के लिए, इन 8 सवालों के लिए। क्या कहते हो? इन 8 सवालों के लिए 2 मिनट का समय है आपके पास। साइड तो हमने बहुत पहले दे दी थी तुम्हें। कह रहे साइड प्लीज। साइड तो हमने बहुत पहले दे दी थी। बताइए क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? कई बच्चे कह रहे हैं 1 4 5 6 हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? पक्का? क्या लग रहा है, क्या बात कर रहे हो जाए तो सूचित करना, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे यार, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन। छुटकाऊ छुटकाऊ से कुछ फार्मूले हैं। क्या कहते हो? जल्दी से मेरे को बता दो ना, कह दो ना जल्दी से। डन, डनाडन डन। आइए, स्यूडो कायरल की क्या कंडीशन थी सोचिए जरा। 2 ग्रुप डिफरेंट देखें, एच अलग बी आर अलग, 2 ग्रुप डिफरेंट है। बाकी दोनों ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? सर सेम है। क्या ये कायरल है? यस। क्या ये कायरल है? यस। तो ये वाला सीडो कायरल हो गया, खत्म। इतना तो आसान है। चलिए आइए,
ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, बाकी दोनों ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? नहीं है, डिफरेंट है, तो ये कायरल कहलाएगा। कायरल के लिए 1 स्टार, स्यूडो कायरल के लिए 2 स्टार। ठीक है, तो स्यूडो कायरल पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। समझे बात को? अगला, ये अलग, ये अलग, बाकी दोनों ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो स्यूडो की तो बात ही नहीं आती है, ये तीनों ही कायरल हो जाएंगे। सिंपल है यार, बताओ। H और OH अलग हैं? यस सर। ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है? जी सर। क्या इनमें कायरल सेंटर है? यस सर। तो बीच वाला कहलाएगा स्यूडो कायरल, तो 4 आ जाएगा। सॉरी, 3 वाला नहीं है, तीन वाला नहीं है, 3 वाला नहीं है। ये ग्रुप डिफरेंट है ना, कायरल है, ये स्यूडो कायरल नहीं है। अगला, इधर बताओ, क्या दोनों कंडीशन सोचनी है? H और Br अलग है? यस सर। ये वाला और ये वाला ग्रुप दोनों सेम है और यहां कायरल सेंटर है, तो बीच वाला स्यूडो कायरल हो जाएगा। 5, तो 1 4 5। ठीक है, 1 4 5। अगला, H अलग, Cl अलग, ये वाला ग्रुप सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये भी कायरल, ये भी कायरल, तो बीच वाला डबल स्टार। 6 नवंबर भी सही है। ये और ये डिफरेंट है, H और Cl। ये वाला और ये वाला दोनों ग्रुप अलग हैं, देखो यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, तो ये कायरल कहलाएगा मालिक। तो 7 वाला भी नहीं आएगा, सीडो कायरल चाहिए था। ये दोनों डिफरेंट है ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप भी डिफरेंट हैं, तो ये बीच वाला कायरल कहलाएगा, तो 8 भी नहीं आएगा। तो आपके आंसर आएंगे 1 4 5 6। और अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो बेटा आपके लिए ना एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था करवा दी गई है, अभी थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगी। ठीक है? अरे 8 सवालों में ना समझ पाओ तो क्या करोगे जीवन में? ठीक है, डन 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 डन, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। वैसे काफी बच्चों का आ गया था आंसर। चलिए कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, जनता आगे बढ़ती हुई एकदम। देखिए, आपको मॉलिक्यूल को देखना है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, और कभी भी आपको फिशर प्रोजेक्शन बना के नहीं देंगे, आपको कंबाइन फॉर्म में सवाल दिया जाएगा। तो कंबाइन फॉर्म में सिमेट्री और अनसिमेट्री देखनी है। कैसे देखनी? आइए, हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं 2 की पावर n, और जितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ध्यान सुनना, जितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कोई इनमें मेसो नहीं बनता क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो मेसो नहीं बनेगा, 0 होते हैं। और रेसमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर का आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 आइसोमर आएंगे, दोनों आपस में एनंटियोमर होंगे, तो पेयर तो एक बोलोगे ना, आरएम, तो 2 की पावर n/2 यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। एक सवाल से समझोगे तो समझ जाओगे क्या खेल है ये पूरा। आइए मैं आपको एक सवाल लिख के, आपको कंबाइन फॉर्म में सवाल दिया जाएगा, कंबाइन फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे आपको सवाल ये दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, कंबाइन फॉर्म में दिया गया सवाल। ठीक है, यहां पर फिशर बना के नहीं देंगे, कंबाइन। ठीक है, अब मुझे इसके आइसोमर निकालने हैं। सिमेट्री और अनसिमेट्री आपको चेक करना आती है, आप चेक करो, मॉलिक्यूल को देखो, मॉलिक्यूल के बीचों बीच खड़े हो जाओ, आप इस तरफ आगे बढ़ो और इस तरफ आगे बढ़ो। बताइए, आप मॉलिक्यूल के बीचों बीच खड़े हो जाओ, आप इस तरफ आगे बढ़ो जब तक मॉलिक्यूल खत्म ना हो जाए, इस तरफ आगे बढ़ो। बताओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ऊपर तक जाओ, नीचे, पूरा कंप्लीट करो मॉलिक्यूल, ऊपर जाओ नीचे जाओ, बताओ क्या मॉलिक्यूल ये अनसिमेट्रिकल है? देखो यहां मिथाइल लगा है, यहां इथाइल लगा है, देखो ना, ऊपर गए नीचे गए, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। यानी कि अब आप ये पता कर लो, एक ये कायरल, एक ये कायरल, एक ये कायरल, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो n 3 आ गया, तो टोटल OI बता दो कितने आ गए। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ चुके हैं 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। क्या ये बात सही है? ठीक है, और जितने आए हैं सारे के सारे एक्टिव हैं, 8 एक्टिव हैं, मेसो एक भी नहीं है, मेसो हो भी नहीं सकता इसमें, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, कहां से मेसो हो जाएगा? लॉजिकली भी सोचो, कहां से मेसो हो जाएगा?
आरएम बता दो। अगर मेरे पास 8 आइसोमर है तो 8 के पेयर कितने बनेंगे? 4, है ना। 8/2 4 ही आता है ये। ठीक है, समझे खेल? तो सिंपल फॉर्मूले आपको अप्लाई करना होगा, चेक करना सीख लो कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है। ठीक है, आप मॉलिक्यूल के बीचों बीच खड़े होके पूरा मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ कवर करो, नीचे की तरफ कवर करो। अगर हर एक चीज सेम है तब सिमेट्री है। कोई भी एक चीज डिफरेंट हो गई, जैसे ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल था, डिफरेंट हो गया तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, नोट। अरे बहुत आसान है, फॉर्मूले तो सीधे लगाओ डायरेक्ट यार, क्या दिक्कत है? फॉर्मूले लगा के ही आप कर लो। कह रहे मेजो 0 क्यों होगा? अरे मालिक, ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है, कहां से मेजो आ जाएगा? कैसी हरकत कर रहे हो? मेजो के लिए सिमेट्री तो होना चाहिए ना, कहां ऐसे आ जाएगा? ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, मेजो बन ही नहीं पाएगा, है ना। मेजो कहां से बन जाएगा? डन। चलिए अगला 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 अगला। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और एन इवन है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और एन इवन है, तो टोटल ओआई जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। और जो पहले लिखे हैं, पहले ये एक्टिव होते हैं, जो बाद में लिखे हैं ये मेजो होते हैं। ठीक, और आरएम कितना हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। आइए एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई करके एक सवाल है मेरे पास ऐसा, एक सवाल है ऐसा, ध्यान से देखना जरा। अब आप बताओ, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही बात है। मॉलिक्यूल के बीचों बीच आप इधर चले और इधर चले, आप दोनों साइड जाओगे, मॉलिक्यूल में सिमेट्री दिखेगी। ठीक है सर, एक कायरल ये है, एक कायरल ये है, एन की वैल्यू दो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कई बच्चे यहां गलत कर देते हैं। क्या? कई बच्चे कहते हैं सर अगर सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गए। तो बेटा ऐसा नहीं है। ये जो सिमेट्री और अनसिमेट्री किसमें चेक कर रहे हो? कंबाइंड फॉर्म में, ना कि फिशर में। कंबाइंड फॉर्म में चेक कर रहे हो। इनके आइसोमर जब बनाओगे तब वो फिशर में बनाओगे, फिर उसमें देखोगे तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कंबाइंड फॉर्म में नहीं देखनी। कंबाइंड फॉर्म में तो हम ऐसे सिमेट्री देखते हैं, ऊपर गए नीचे गए। ठीक है, और ये सिर्फ इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो एन की वैल्यू अगर 2 है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बता दो कितने आएंगे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। ये आ गया आंसर। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, यानी कि 2 + 1। और ये जो 2 लिखे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, जो 1 लिखा है ये मेजो हो गया। कुल मिला के 3 हो गए। आरएम कितना हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव बाई 2, 1। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लो जरा, बहुत ध्यान से देख लो जरा, बहुत ध्यान से मेरे पास ध्यान सुनना जो बात मैं कह रहा हूं। ये जो कायरल कार्बन है ना, इन कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन तुम बनाओगे फिशर में, तब जाके तुमको पता चलेगा कि कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। तुम यहां ये देख के मत कर देना, कई बच्चे गलत करते हैं इसमें। तुम ऐसे देख के मत कर देना कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें तो आप ये सब क्यों करवा रहे हो। ठीक है ना, हम यहां पर सेंटर से चेक कर रहे हैं, ऊपर नीचे जाके कि सिमेट्रिकल है कि नहीं, आंखों से देख करके। अब इसके जो 3 आइसोमर है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसके 3 आइसोमर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, HOH, HOHCH3, एक ये बन जाएगा। अब मैं बना रहा हूं एक्चुअल, ध्यान सुन लो। अब मैं एक्चुअली बना रहा हूं, है ना। अब मैं एक्चुअली बना रहा हूं कि इसके 3 आइसोमर एक ये हो जाएगा। देखो एक ये हो जाएगा कि मैंने H लेफ्ट OH राइट कर दिए दोनों में। मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि H को लेफ्ट रखूं, OH राइट कर दूं इस वाले कार्बन का, ठीक, और इस वाले का OH लेफ्ट करके H राइट कर दूं, ऐसा दिखाऊं मैं। और भैया इसका मिरर इमेज भी तो बन जाएगा। देखो ना, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि OH लेफ्ट कर दूं, और मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि ये ऐसा कर दूं। ध्यान से देखो, देखो ना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम ये सोचते हो सर आप इसका मिरर इमेज क्यों नहीं ले रहे, तो माय फ्रेंड ये एक मेजो कंपाउंड है, मेजो की मिरर इमेज नहीं बनेगी। इसीलिए एक मेजो है
और ये दो कंपाउंड जो दिख रहे हैं आपको, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। बात समझ में आई कुछ बेटा? देखो बात तो उन्हीं को समझ में आएगी जो डेली पढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर लैंड करके 4 क्लास का बैकलॉग लेके घर पे ना पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बीच में से आप पकड़ ही नहीं सकते भाई, बीच में से आप इस सब्जेक्ट को पकड़ ही नहीं सकते। अगर आपको यह समझ नहीं आ पा रहा है कि ये आरएम कैसे हैं, ये मेजो कैसे है, प्योर मक्कारी है आपके जीवन में और कुछ नहीं है। जो डे 1 से पढ़ रहा है और आज के दिन तक एक भी लेक्चर जिसने नहीं ड्रॉप किया, बैकलॉग नहीं है, पूरा क्लियर पिक्चर समझ में आ रही होगी उनसे, और मैं उन्हीं से ही बात कर रहा हूं, ना पढ़ने वालों से मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत बात कर ली मैंने आपसे। अब मैं सिर्फ पढ़ने वालों से बात करूंगा, ठीक है भाई? तुम पढ़ोगे नहीं, फिर कहोगे सर ये मेजो कैसे है, सर ये आरएम कैसे हुआ, तो सारी मतलब जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? सिलेक्ट तुम्हें होना है तो तुम जिम्मेदार बनो ना, हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सिलेक्ट तुम्हें होना है ना। अब तुम ये बोलो कि सर कल आपने जो पढ़ाया था आज फिर से वो पढ़ा दो, सर सारा मेरा बैकलॉग क्लियर करा दो, वो तो हम वैसे भी करा ही रहे हैं। अलग अलग प्रकार के आपके चैनल हैं, अलग अलग टाइप की सीरीजेस आती हैं आपके लिए, तो वो तो करते ही हैं, लेकिन तुम उस सीरीज में ही बैकलॉग कर लेते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा जिम्मेदारी लीजिए, है ना, थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। आई नो कि थोड़ा सा आज मैं आप लोगों से खफा हूं, क्यों खफा हूं उसका भी कारण है, क्योंकि आप लोग ना पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। फिर कहते हो मालिक ये मेजो कैसे हो गया, अरे इतना आसान नहीं है चीजें जितना तुमको लग रहा है। जितना आपको क्लास में समझाया जाता है, इसको समझने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ता है। हम रिवीजन करते ही नहीं है, हम तो क्लास खत्म होने के बाद मजे करते हैं जीवन में, और 4 क्लास का बैकलॉग कर लेते हैं, फिर अपना हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं, फिर कहते हैं ओ ये क्या है, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है, अरे सर ये ऑक्सीजन क्या होता है। बेटा ऐसे नहीं चलता, लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ता है। जिस दिन तुम्हारा 0 बैकलॉग और सारे क्लास का रिवीजन, सारी डीपीपी, सारे क्लास के सवाल सॉल्व हो रहे हैं, है ना, चलो सॉल्व नहीं भी हो रहे लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, है ना, ट्राई कर रहे हो, नहीं बन रहे कोई बात नहीं। अगर तुम इस वाले लूप में आ गए ना, तब मानना अपने आप को कि तुम एक विद्यार्थी हो और तुम एक नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम हवाबाजी कर रहे हो जीवन में। तुम क्या कर रहे हो? हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, मोटिवेशन मिल जाएगा हमको, बस अब हम डॉक्टर बनेंगे। फिर दूसरे दिन फुस, पटाखा फुस हो गया तुम्हारा, फिर वही हरकत, सर बहुत बैकलॉग है, सर जीओसी तो पढ़ा ही नहीं। अरे तो जब पढ़ा रहे थे तब तुम कहां थे? जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी थी ना ये पढ़ने की, पढ़ाने की तो हम ले ही रहे हैं, पढ़ने की तो तुम्हें लेनी थी। अब क्या हम भी पेपर देख के आ जाए? ठीक, तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर अभी भी आप नहीं सुधरे हो, सुधर जाओ, वरना साल भर तुम कमेंट में यही लिखते रहोगे, और इसी कमेंट में कई बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बन जाएंगे। विजय दिवस पर जब वो खड़े रहेंगे वहां पर स्टेज में, आप ही के बैच से सिलेक्ट होंगे, आप ही के बैच से, ये जो देख रहे हैं मुझे यही सिलेक्ट होंगे, और जब खड़े हो जाएंगे तो उस दिन तुम्हें कितना दुख होगा ना, वो सिर्फ तुम ही जानते हो। अभी एहसास नहीं है, लेकिन उस समय जानोगे ना, तब याद करोगे कि हाँ मास्टर ने कभी बोला था 13 नवंबर वाले दिन, तब तुम्हें लगे अरे यार ये भी तो मेरे बैच का ही था, ये तो डॉक्टर बन गया, हम तो मक्कारी करते थे, हम तो नहीं बन पाए, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए वापस आते हैं जरा ट्रैक पर। 2 कायरल कार्बन में 3 आइसोमर बनेंगे, एनेंसोमर पेयर बन गया। चॉइसेस है ना ये, तो देखो मैं दोनों OH राइट साइड लगा दूं या मैं दोनों OH लेफ्ट साइड लगाऊं। मेजो है तो आइडेंटिकल होता है, अब ये पता होना चाहिए, पिछली क्लास में बताया था। दोनों OH राइट साइड, दोनों OH लेफ्ट साइड हो तो मेजो है तो आइडेंटिकल है, तो दूसरा केस मत बनाओ, एक ही लो। इस वाले में OH राइट OH लेफ्ट कर दिया और इसका एक मिरर इमेज आ गया, तो ये एनेंसोमर, इसलिए ये यहां पर 3 आए। तो फॉर्मूले से जो आंसर आ रहे हैं वो हमने एक बार बना के भी देख लिए, ठीक है, ठीक है। डन। तो ये मैंने बताया आपको सिमेट्रिकल का इवन नंबर वाला। अब देखिए जरा, अगर तुम्हारे कायरल कार्बन ऑड हो जाए, ऑड आ जाएंगे तो इसमें थोड़ा स्यूडो की फीलिंग आएगी, तो स्यूडो कायरल को भी हम कायरल मान लेंगे। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और एन ऑड आ गया तो टोटल
ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे वो होंगे 2 की पावर n-1, और मेजो जो होंगे वो होंगे 2 की पावर n-1/2। ये फॉर्मूला ऐसे लगाना है, ऑप्टिकल आइसोमर इतने, मेजो इतने। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ऑप्टिकल एक्टिव और मेजो को जोड़ दो तो टोटल आता है? सही बात है ना, ऑप्टिकल एक्टिव को मेजो में जोड़ दो तो टोटल आता है। तो अगर मुझे ओए निकालना है तो ओए कैसे निकलेगा? ऑप्टिकल आइसोमर माइनस मेजो कर देंगे, वो हम यहां से निकाल लेंगे, और आरएम कितना आ जाएगा? OA/2। आइए एक सवाल समझ लीजिए तो फॉर्मूला समझ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। CH3 CHOH 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 और CH3। अब आप मॉलिक्यूल पे नजर डालोगे ना, मॉलिक्यूल को एक बार आप नजर डाल लोगे ना, देखो मॉलिक्यूल को एक बार आप नजर डाल लोगे ना, नजर, सिर्फ नजर डाल लोगे, देखो मॉलिक्यूल पर नजर डाल लोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सिमेट्रिकल है। बताओ, क्या किसी को यह मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल दिख रहा है? बोलो, क्या किसी को यह मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल दिख रहा है? अनसिमेट्रिकल बताइए, बोलिए बोलिए, क्या किसी को यह मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल दिख रहा है? बताएं। नहीं दिख रहा ना, सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, हाँ साफ साफ दिख रहा है। यहां से इधर चले और यहां से इधर चले, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। चाहे आप ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, हाँ। अब देखें, ये कायरल, ये कायरल, ये सीडो कायरल, तो सीडो कायरल को भी हम फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं, तो एन की वैल्यू हम 3 मान के चलेंगे, ठीक है। सीडो कायरल को अलग नहीं मानना, सेम मानना है, ठीक है। तो एन 3 हो गया, तो मुझे बताओ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3-1, यानी कि 2 की पावर 2 कितने आ जाएंगे? 4। मेजो कितने हो जाएंगे? मेजो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n-1/2, तो 2 की पावर 3-1/2, तो भाई साहब 2 की पावर आ जाएगा 1, यानी कि 2। अब ध्यान से सुनिएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4 है, हाँ टोटल 4 है, मेजो 2 है, तो एक्टिव कितने? बताओ, टोटल 4 हैं, मेजो 2 हैं, तो एक्टिव कितने हैं? बताओ। तो ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे 4-2 यानी कि 2, और एक्टिव 2 हैं तो आरएम कितने आ जाएंगे आपके? 2/2 यानी कि 1। तो टोटल आइसोमर 4 होते हैं, मेजो 2 होते हैं, एक्टिव 2 होते हैं, और आरएम 1 होता है, ठीक है। आप चाहो तो इनको बना बना के भी देख सकते हो, H लेफ्ट OH राइट, H लेफ्ट OH राइट, H लेफ्ट OH राइट, तीनों में ऐसा कर दो, फिर ऊपर वाले का OH राइट रखो, बीच वाले का लेफ्ट कर दो, ठीक है, फिर इस वाले का लेफ्ट कर दो, ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है, समझे। तो सिमेट्रिकल के लिए ये फॉर्मूला लगता है आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक सवाल ऐसा आता है कि आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछ लेंगे। अब स्टीरियोमर में तो जीआई और वाई दोनों आते हैं, है ना, तो जीआई प्लस ओआई दोनों पूछ सकते हैं आपसे एक ही कंपाउंड में। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसमें बस एक ही केस आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है। दूसरा केस वाला आपके सिलेबस में नहीं है कि स्टीरियो में सिमेट्री वगैरह पूछ लें, है ना, लेकिन एक तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से तुम्हें करना है। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ठीक, और स्टीरियो पूछा है, जैसे एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल से क्लियर हो जाएगा। टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला लिख लो, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n, ठीक है, और n क्या है यहां पर? n है आपका कायरल सेंटर्स प्लस स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया, एरिया की बात कर रहा हूं मैं ना, जो आप जीआई में सोचते थे। जैसे मेरे पास ये सवाल लिखा है और मुझसे पूछा है, बताइए टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने? मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, साफ साफ दिख रहा है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड नहीं है, इधर OH है, उधर OH नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे आपके, ध्यान से देखिएगा, कायरल सेंटर 1 और स्टीरियोजेनिक एरिया इसको मानेंगे 1। भाई ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर रहा है ना, देखिए ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है ना, तो ये डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट कर रहा है, तो एक एरिया ये हो जाएगा और कायरल सेंटर 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 4।
देखिए कितना आसान है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अगला सवाल आप मुझे करके बताइए। जैसे चलिए इसका आंसर बताइए। मैंने आपको ऐसे सवाल ना स्टीरियो सेंटर में करवाए थे, लेकिन सेंटर के टाइम पे इन दोनों को सेंटर बोलते हैं। यहां दो सेंटर होते हैं। अगर इस सवाल में आपसे स्टीरियो सेंटर पूछे, इसमें स्टीरियो सेंटर पूछे, स्टीरियो सेंटर, तो आपके सेंटर पता कितने आएंगे? एक ये, और इन दोनों को भी सेंटर में काउंट करते हैं तो 3 आता है स्टीरियो सेंटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसका आंसर बताइए, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से सुनिएगा। ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा तो एक एरिया ये, और ये जीआई एग्जिबिट करेगा तो एक एरिया ये। और अब ध्यान से देखें, एक और एक दो कायरल कार्बन है, तो एन की वैल्यू यहां आएगी आपकी 4। हाय हाय, फंस गए। क्यों 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 फंस गए क्या? आपने इसको भी वो मान लिया क्या, जीआई वाला? अरे नहीं, स्टीरियो की बात कर रहा हूं मैं, स्टीरियो। तो मैंने आपको क्या बताया, डबल बॉन्ड वाले ही, ये जो स्टीरियोनिक एरिया है ना, ये डबल बॉन्ड वाले लेना है, क्योंकि तुमने इसको कायरल सेंटर में ले तो लिया, ये डबल बॉन्ड वाले एग्जीबिशन चाहिए, है ना? ये तो आपने कायरल सेंटर में ले लिया, तो फिर इसको डबल बॉन्ड वाले में मत लो, फिर मतलब जीआई में मत लो। तो एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक एरिया, दो एरिया और दो कायरल सेंटर, तो 4 और 2 की पावर 4 आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए एक सवाल बताइए जरा। कहना है द नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स बताओ। एनेंशियोमर्स का मतलब क्या? अगर कभी आपसे एनेंशियोमर पूछ लिया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। एनेंशियोमर्स क्या ऑप्टिकली एक्टिव ही तो है, ओए निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा के ओए बता दो मुझे, क्योंकि ओए होगा उसी के तो एनेंशियोमर होंगे। बताओ जरा इसके, बोलो एनेंशियोमर्स कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव बताना है फॉर्मूले का, बताओ, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। बस कुछ सवाल कर लो, काम हो चुका है आपका। ये एक कायरल कार्बन है और ये एक कायरल है। पूरे मॉलिक्यूल को एक नजर देखो, क्या ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल कह सकता हूं मैं? देखो पूरे मॉलिक्यूल को एक नजर देखो, यहां जाओ, देखो, एक नजर डाल के देखो, अपने आप पता चल जाएगा। बताइए, दो कायरल हैं तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? टोटल ओआई ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे 2 की पावर 2, 4। और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, सारे के सारे एक्टिव, तो चारों एक्टिव, यानी कि चारों एनेंशियोमर, है ना? सी आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला सवाल, अ कंपाउंड कंटेन्स 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ। दो डिसिमिलर, डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि डिसिमिलर का मतलब क्या है? अनसिमेट्रिकल। सिमिलर नहीं कह रहे, अनसिमेट्रिकल कह रहे हैं। अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि दो कायरल कार्बन, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। कोई जीआई के बारे में बोला नहीं, तो स्ट्रेजेनिक एरिया 0 हो जाएगा, है ना? तो स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर एन होता है, तो 2 की पावर 2, 4 आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा आंसर। जीआई है नहीं तो स्ट्रेजेनिक एरिया 0। ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर बताने कितने, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, CHO CHOH 1 2 3 4, ऐसे लिख लो कंबाइन फॉर्म में। और अब आप बता दो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, बताओ जरा, टोटल ओआई। आंखों से देखिए और आंसर कर दीजिए, आसानी से कर सकते हो आप, आंखों से देखिए और आंसर कर दीजिए। मैंने कंबाइन फॉर्म में लिख दिया है। ग्लूकोज में थर्ड वाले कार्बन में OH लेफ्ट और H राइट होता है वैसे, है ना? वो आगे अपन कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे। बताइए कितना आंसर आएगा? टोटल कायरल कार्बन कितने? सर एक कायरल, दो कायरल, तीन कायरल, चार कायरल, और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। क्यों? ध्यान से देखो, नीचे CH2H ऊपर CHO,
तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो थोड़ा फोकस करिए और फोकस के साथ आंसर करिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर आ जाएंगे 2 की पावर n, क्योंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल वाले दिखेंगे आपको। अब n में क्या लेना है? डबल बॉन्ड वाला एरिया ले लो जो जीआई एग्जिबिट कर रहा है, और बाकी कायरल सेंटर ले लो। बताओ जरा क्या लग रहा है आंसर। देखिए सर, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, और ये एक एरिया जो जीआई एग्जिबिट करेगा, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ जाएगा आंसर। क्लियर है एकदम? ऑर्गेनिक में थ्योरी पढ़ते टाइम थोड़ा डर लगता है, सर ये ऐसी चीज ऐसी चीज, सवाल करते तो बड़ी जल्दी बनते हैं, है ना, ये भी खासियत है, इसलिए ऑर्गेनिक स्कोरिंग भी होती है, ओसी आईओसी बायोलॉजी ये सब स्कोरिंग है। अगला सवाल बताओ। टोटल स्टीरियो आइसोमर बताना है 2 की पावर n। अब n बता दो क्या क्या है। अरे बोलो अंकल जल्दी से, अरे बता दो भाई, n क्या है? n क्या है? n आंखों से देखो और बताओ क्या चेक करना होता है n में? कायरल सेंटर। पहले कायरल सेंटर देख लो, 1 2 3 4, 4 कायरल सेंटर। ये एक एरिया जो जीआई एग्जिबिट करेगा, ये एक एरिया जो जीआई एग्जिबिट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 64, सी आ जाएगा आंसर। सिंपल। ठीक है, समझ पाए आप कुछ? बहुत बढ़िया समझ गए, वाह वाह वाह। अगला, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल ऑफ दिस कंपाउंड? बताओ, गौर से देख लो और आंसर कर दो। टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर है, बोलिए, बोल दीजिए सर। ये डबल बॉन्ड जी एग्जिबिट करेगा और ये कायरल है ना, तो एक ये और एक ये, 2 आ जाएगा एन, सी, है ना। अगला, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अब बताना है इसको। इसको कंबाइन फॉर्म में लिखो, ऐसे ओपन करके नहीं लिख सकते, इसको CHCl लिखेंगे, है ना। मैं इसको सही कर देता हूं, CHCl और CHBr। क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, तभी तो आइसोमर निकालोगे। तो ऐसे लिख दिया मैंने कंबाइन फॉर्म में। चलो क्या निकालना है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब जरा ध्यान देना मेरी एक बात पर, एक बात सुन लो, एक लाइन सुन लो मेरे से, है ना, एक लाइन सुन लो। मुझे निकालना है स्टीरियो आइसोमर, तो आप क्या है वो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, अच्छी बात है, लेकिन एक नजर सवाल पे डाल लो। क्या है सवाल में? कहीं जीआई का एग्जीबिशन हो रहा है क्या? जीआई का नहीं हो रहा है। ये कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। और स्टीरियो में क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ध्यान सुनना, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो अगर ज्योमेट्रिकल नहीं है मान लो, तो ऑप्टिकल आइसोमर ही स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। सही बात है ना? यानी कि तुम्हें यहां पर ऑप्टिकल के फॉर्मूले लगाना है, वही स्टीरियो आइसोमर आ जाएगा, क्योंकि यहां ज्योमेट्रिकल तो है नहीं। समझे ना? तो मैं यहां निकालूंगा टोटल OI और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आएगा 2 की पावर n। देखो, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब आप इधर जाओगे इधर जाओगे, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है ना। तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 4। और यही 4 क्या आ जाएंगे? OI लिखो या SI लिखो, क्योंकि इसमें GI तो है नहीं, तो स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बात? ज्योमेट्रिकल नहीं है तो ऑप्टिकली तो स्टीरियो हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यहां देखो ज्योमेट्रिकल आ गया। अब अगर ज्योमेट्रिकल आ गया तो अब आपको वो स्टीरियो आइसोमर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SI वाला, 2 की पावर 2 4, है ना। समझे बात को? अब यहां देखो ज्योमेट्रिकल आ गया और कायरल भी आ गए, अगर दोनों आ रहे हैं तो तुम SI वाला फॉर्मूला लगाओगे, देखो 8 आ जाएगा। समझे बात को?
पहले वाले में मैंने ऑप्टिकल आइसोमर वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया? क्योंकि ज्योमेट्रिकल थे नहीं, तो जो ऑप्टिकल है वही तो स्टीरियो हो जाएंगे, है ना। अब जैसे ये सवाल है, देखो ध्यान से देखो, ये सवाल देखो। अब इसमें स्टीरियो पूछा है, मुझे यहां पर डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, तो मैं यहां पर स्टीरियो का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर ही निकाल लो ना, जीआई तो है ही नहीं ना। तो आप क्या करोगे, ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला लगा दो, और ये तुम कर चुके हो, कर चुके भैया पीछे। ये कायरल, ये सीडो कायरल, और ये कायरल, तो एन की वैल्यू यहां 3 हो जाएगी। टोटल ओआई जो है आपने 3 के लिए निकाल रखे पीछे, 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि स्टीरियो में मैं ऑप्टिकल के फॉर्मूले क्यों लगा रहा हूं? मैं स्टीरियो में ऑप्टिकल के फॉर्मूले लगा सकता हूं अगर ज्योमेट्रिकल नहीं है तो। अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जीआई नहीं दिख रहा है, तो स्टीरियो बोलो चाहे ऑप्टिकल बोलो, बात तो बराबर हो जाएगी, है ना। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बताना। देखो ये कायरल, ये कायरल, यहां CH3 यहां CHO, अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला होता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का 2 की पावर 2 यानी कि 4। देखिए सवाल में सीडो को भी लेना है, हाँ सवाल में जब कभी भी नंबर ऑफ आइसोमर की बात करेंगे ना, तो कायरल प्लस सीडो कायरल मिला के लेंगे, ठीक है। अगला, हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ऑब्जर्व्ड इन 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो मैं ऐसे बना लूं, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। चलिए कायरल, कायरल सिमेट्रिकल, तो इवन वाला सिमेट्रिकल है, तो टोटल ओआई हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1, एन की वैल्यू 2 है, प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, यानी कि 2 प्लस 1। जो पहले लिखे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो बाद में लिखे हैं वो मेसो। तो क्या चाहिए तुम्हें, ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए जरा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव चाहिए था। अरे क्यों फैल रहे हो भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है, कहां डी लगा रहे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए भैया, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकलेंगे, 2 कायरल है, सिमेट्रिकल है, ये फॉर्मूला लगेगा। जो पहले लिखते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव, बाद वाले में जो, ठीक है। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए, ये कायरल, ये कायरल, यहां जीआई वाली बात नहीं आएगी, तो स्टीरियो में तुम्हें ओआई के फॉर्मूले लगाने, ओआई निकालना है, ठीक है। ये कायरल, ये कायरल, यहां भी ओआई लगेगा, ये कायरल, ये कायरल, और ये कायरल। ध्यान से देखो, पहले वाले में अनसिमेट्रिकल है, यानी कि 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। ये वाला सिमेट्रिकल है, तो अभी तुमने 2 कायरल के साथ सिमेट्रिकल वाला सवाल कर तो लिया, तो यही पूरा आएगा, 2 कायरल के साथ सिमेट्री, यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा टोटल ओआई। 2 कायरल के साथ सिमेट्री 3 आ जाएगा, और 3 कायरल कोई सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है ना। और अनसिमेट्रिकल का 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। देख लीजिए बेटा, 4 4 नहीं, 4 3 8 आएगा इस बार, देखो ना भाई, 2 कायरल हैं और सिमेट्री दिख रही है। आप पूरा मॉलिक्यूल देखो, ये देखिए सिमेट्री दिख रही है मुझे, ठीक, समझ गए, 4 3 8, 2 कायरल के साथ सिमेट्री। चलिए इसका बताएं जरा, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर पॉसिबल। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। अब यहां तुम गौर से देखोगे, ये तो एलीन आ गया, एलीन का मतलब, एलीन का मतलब क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, और क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूंगा, तो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये बता दो, बोलो। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड इवन है कि ऑड है? इवन नंबर के डबल बॉन्ड है, और इवन नंबर के, यानी कि ये सिस्टम ओआई एग्जिबिट करेगा, और ओआई करेगा तो एक ही सिस्टम की वजह से कर रहा है, तो 2 की पावर 1 बोल दोगे। एन क्या हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक एरिया, तो एक ही सिस्टम की वजह से ओआई का एग्जिबिशन हो रहा है।
ठीक है, तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे इसमें। ज्योमेट्रिकल तो होगा नहीं, इवन नंबर के डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, अगर इवन है डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकली ऑप्टिकल होगा। तो मैं रिश्ता पक्का समझू। चलिए बाकी होमवर्क मैं ऐड कर दूंगा इसमें, बहुत सारे सवाल मैंने ऑप्टिकल के करवा दिए हैं आपको। एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख लीजिए। एक छोटा सा फॉर्मूला क्या कहता है, ऑप्टिकल रोटेशन जो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से, ठीक, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई सी इंटू एल। ये क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से सुन लीजिए जरा। अल्फा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन जो पीपीएल घूमती है। थीटा होता है ऑब्जर्व रोटेशन, जो आप ऑब्जर्व करते हो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से, जो आप अपनी आंखों से देखते हो एनालाइजर से, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था ना, तो उसमें एनालाइजर जो देखता है वो ऑब्जर्व रोटेशन होता है। और सी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, जो कि ग्राम पर एमएल में होता है। और एल होता है लेंथ, जो कि डेसीमीटर में होती है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दी जाती हैं, सी पता रहेगा, एल पता रहेगा, थीटा बता देंगे, है ना। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका थीटा बोल रहे हैं आपसे +25 डिग्री, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं आपसे 5 ग्राम पर एमएल, और लेंथ बोल रहे हैं 1 डेसीमीटर। ठीक, तो अल्फा निकलवा लेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, डिवाइड किया आपने सी और एल से, मतलब पर ग्राम पर एमएल और पर डेसीमीटर लेंथ अगर ले लें, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को 1 ग्राम पर एमएल ले लें, लेंथ ऑफ डेसीमीटर ट्यूब 1 डेसीमीटर ले, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब 1 डेसीमीटर ले लें, तो उस टाइम की जो रोटेशन है वो ऑब्जर्व रोटेशन स्पेसिफिक बन जाएगी, है ना। तो अल्फा निकाल लो, कितना आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू एल, यानी कि 5। ठीक है, इस तरीके से सवाल होगा। अब इसमें बहुत सारे और फॉर्मूले होते हैं, वो आपके एक भी काम के नहीं है, आपको एक भी नहीं पढ़ना। एनेंसोमेरिक एक्सिस का एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल छोड़ देना, सिरे से खारिज कर देना, आपके यहां नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्टिकल प्यूरिटी वाला सवाल होगा, उसको भी छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ सिंपल फॉर्मूले वाला सवाल ये। ठीक है, और ये दिया रहेगा डेटा, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये वाला केस सिलेबस में नहीं है आपके, ये वाला केस सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई सवाल टकरा जाए प्रैक्टिस करते टाइम, तो मैं बता देता हूं इसको करना कैसे। प्रैक्टिस करते टाइम अगर टकरा जाए, प्रैक्टिस करते टाइम अगर टकरा जाए आपसे, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना, नो फॉर्मूला। आपको इसमें बना बना के सोचना पड़ता है कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और स्टीरियो आइसोमर निकालना, देखो ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है और ये कायरल सेंटर है, तो तुम्हें बना बना के सोचना पड़ेगा। कैसे, सर ये वाला आर हो जाए, ये सिस हो जाए, ये आर हो जाए, ये आर हो जाए, ये सिस हो जाए, ये एस हो जाए, ये एस हो जाए, ये सिस हो जाए, ये आर हो जाए, ये एस हो जाए, ये सिस हो जाए, ये एस हो जाए। 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आर आर, आर एस, एस आर, एस एस, बीच वाले सारे सिस। सर मैं बीच वाले सारे सिस को ट्रांस कर दूं, बिल्कुल, बीच वाले सारे सिस को ट्रांस कर दो, तो आर ट्रांस आर, आर ट्रांस एस, एस ट्रांस आर, और एस ट्रांस एस। देखें ये हो सकते पॉसिबिलिटी, है ना। अब इनमें कुछ रिपीट करेंगे, कैसे, ध्यान से देखें। आप इस वाले को देखो, देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों को, इन दोनों को देखो, इन दोनों को, तुम आर सिस एस बोलो या एस सिस आर बोलो, बात बराबर है भाई। मैं इस वाले को, क्योंकि ये तो ग्रुप सेम है ना, ये ग्रुप सेम है, सिमिट्री है, तो मैं इसको, इस वाले को एस सिस आर भी तो पढ़ सकता हूं, यानी कि वो तो ये हो गया, यानी कि रिपीट हो गया। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस, है ना, इन दोनों में से कोई भी एक, यानी कि इन दोनों का एक काउंट होगा। ये दोनों अलग केस नहीं है, एक ही केस है। एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, तो 3 आइसोमर यहां से आ गए। यहां देखो, आर ट्रांस एस पढ़ो या एस ट्रांस आर पढ़ो, बात तो बराबर है, यानी कि इन दोनों के केस,
इनका एक आएगा, इसका एक और इसका एक, 3 यहां से हो गए। तो जो देखने से तुम्हें 8 लग रहा था आंसर, वो एक्चुअल में 8 नहीं है, 6 आंसर है इसका, क्योंकि 2 केस इसमें रिपीट हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन आपको छोड़ देना है ये, मैंने बस बता दिया कि अगर कभी कोई सवाल टकरा जाए, आपसे स्टीरियोआइसोमर पूछ रहे हो और इवन नंबर सॉरी GIY दोनों दिखा रहा हो, स्टीरियो पूछ रहा हो, सिमिट्री हो, है ना। अगर स्टीरियो में सिमिट्री है तो हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, स्टीरियो में अनसिमेट्रिकल है, दिल खोल के फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n, और n क्या है, कायरल सेंटर प्लस ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब GI वाले स्ट्रोजेनिक एरिया, जो मैंने खूब सारे सवाल आपको करवा दिए। क्लियर है एकदम मामला? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सभा समाप्त होती है, और अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल, कन्फर्मस पढ़ेंगे और कुछ पीछे के भी रिवीजन करवा दूंगा, मतलब क्वेश्चन करवा दूंगा आपको रिवीजन के तो फॉर्म में, है ना, तो आपका वो काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम होमवर्क डिस्कस भी कर लेंगे, अपने जो 2 लेक्चर हो जाएंगे इसका, है ना, कल हम कन्फर्मर भी पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल कल कल। ठीक है, और आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी और कुछ भी प्लानिंग चल रही है, वो आपको बता दिया जाएगा, है ना, कुछ कुछ प्लानिंग आप लोगों के लिए चल रही है, तो वो भी आपको समय पे पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई वढ़ाई करो थोड़ा।